दोपहर का समय था और दिल्ली शहर की सड़कें सूरज की तपिश में धक धक कर रही थीं। ट्रैफिक का शोर, रिक्शों के हॉर्न, मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट और बसों का धुआं हवा में फैला था। पसीने से तर लोग जल्दी जल्दी अपने काम की ओर बढ़ रहे थे। प्रिया शर्मा, एक स्थानीय कॉलेज की होनहार छात्रा, अपने बैग के साथ स्कूटी पर घर लौट रही थी। गर्मी से पसीने की बूंदें माथे से बह रही थीं, मगर उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं। एक बड़े चौराहे के पास उसने रफ्तार कम की ताकि आसपास का जायजा ले सके। वह हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करती थी। अचानक सामने से दो पुलिस वाले, इंस्पेक्टर रोहन मेहता और सब इंस्पेक्टर समीर खान, सड़क के बीच में आ खड़े हुए। उनका रवैया ऐसा था जैसे किसी खतरनाक अपराधी को रोक रहे हों। प्रिया ने तुरंत ब्रेक लगाया और स्कूटी रुक गई। रोहन आगे बढ़ा, चेहरे पर सख्ती, आवाज में रूखापन। स्कूटी साइड में लगाओ। आसपास कुछ लोग रुककर देखने लगे। प्रिया ने शांत रहते हुए पूछा, जी सर, क्या समस्या है? समीर ने स्कूटी की हेडलाइट पर झुककर देखा, फिर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, हेडलाइट खराब है, ये सड़क पर खतरा है, 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, वरना गाड़ी जब्त करेंगे। प्रिया चौंकी। उसकी हेडलाइट ठीक थी। उसने तुरंत कहा, मेरी लाइट तो सही है सर, ये आरोप गलत है। उसके लहजे में डर की बजाय आत्मविश्वास था। लोग एक दूसरे को देखने लगे, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रोहन का लहजा और सख्त हुआ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। प्रिया ने गहरी सांस ली, गुस्से पर काबू पाया और साफ कहा, कानून के मुताबिक चालान काटिए, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। यह सुनकर रोहन और समीर की आंखों में गुस्सा भड़का। रोहन ने समीर की ओर देखा, फिर प्रिया की ओर झुककर बोला, देखते हैं तेरा ये आत्मविश्वास कब तक रहता है। यह पल वह मोड़ था जब एक साधारण दिन एक खतरनाक कहानी में बदलने वाला था। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आम लड़की ने सत्ता के नशे में चूर भ्रष्ट पुलिस को ललकारा और पूरे शहर को दिखाया कि सच और हिम्मत के आगे जुल्म नहीं टिक सकता। प्रिया के आखिरी शब्दों ने रोहन के घमंड को जैसे तोड़ दिया। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा उभरी। उसने तेज कदम बढ़ाकर प्रिया का हाथ जोर से पकड़ा, इतनी सख्ती से कि निशान पड़ गया। धमकी भरे लहजे में बोला, यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, समझी? कानून की किताबें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, हम यहां अपना हिसाब चलाते हैं। समीर, जो पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था, एक घिनौनी मुस्कान के साथ स्कूटी को खींचकर एक तरफ ले गया, फिर जानबूझकर उस पर लात मारी। धक्के से स्कूटी का अगला हिस्सा हिल गया। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह डटी रही। यह मेरा एकमात्र साधन है, इसे हाथ मत लगाइए, उसने तेज आवाज में कहा ताकि लोग सुन सकें। समीर ने ठहाका लगाया, पहले तुझे अक्ल सिखाएंगे, फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। और हाँ, यहाँ लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई। लोग रुके थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, मगर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। इन दोनों का खौफ शहर में मशहूर था। प्रिया ने सोचा कि शायद चुप रहना बेहतर है, मगर फिर खुद को याद दिलाया कि चुप्पी ही ऐसे लोगों को ताकत देती है। वह कुछ कह पाती उससे पहले रोहन ने जोरदार धक्का दिया। प्रिया लड़खड़ा कर गिरी। उसके हाथ गर्म तारकोल से रगड़ खा गए, घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद वह मुश्किल से उठने लगी। रोहन और समीर के चेहरों पर विजेता जैसा घमंड था। प्रिया ने गिरते पड़ते बैग संभाला और फोन निकाला। उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसने अपने भाई नील शर्मा का नंबर डायल किया। नील सिर्फ उसका भाई ही नहीं, भारतीय सेना में एक बहादुर कैप्टन भी था, जो हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता था। फोन कनेक्ट होते ही प्रिया ने हाँफते हुए कहा, नील भाई, जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं। ये पुलिस वाले। वाक्य पूरा होने से पहले रोहन ने फोन छीनने की कोशिश की। प्रिया ने पूरी ताकत से फोन पीछे छिपाया। किससे बात कर रही हो? रोहन ने गुस्से में पूछा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। समीर ने तंज कसा, अगर इसके घर वाले आए तो उनका भी हाल बुरा करेंगे, हमने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। फोन पर नील की आवाज आ रही थी, प्रिया सुनो, बात करो। प्रिया ने जल्दी कहा, भाई ये दोनों जल्दी आओ। इससे पहले कि वह और बताती, रोहन ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा, मगर कॉल जारी रही। नील ने हर शब्द सुन लिया। रोहन ने फोन उठाकर कॉल काट दी, फिर प्रिया की ओर झुककर बोला, अब देखते हैं तेरा हीरो भाई कब आता है, तब तक तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगी। प्रिया ने जख्मी हाथ से चेहरा साफ किया और सख्त लहजे में कहा,
तुम दोनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा, वर्दी में छुपे गुंडों। समीर ने कदम बढ़ाया। यह लड़की बहुत जुबान चलाती है। रोहन, क्यों ना इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें? रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और थोड़ा और जलील करके उन्होंने प्रिया को पीछे धकेल दिया। स्कूटी को पिकअप वैन में डाल दिया गया। गोदाम का नाम सुनते ही लोग चौंक गए, क्योंकि सभी जानते थे कि वह जगह गैर कानूनी कामों का अड्डा थी। प्रिया सड़क पर खड़ी रह गई, दिल की धड़कन तेज, सांसें फूली हुई, शरीर पर जख्म, कपड़ों पर धूल, मगर उसकी आंखों में डर की बजाय गुस्सा था। उसने ठान लिया कि आज इन दोनों का आखिरी दिन होगा जब वे निर्दोषों पर जुल्म कर सके। उसी पल उसे सुकून मिला कि नील रास्ते में होगा। वह जानती थी नील कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। उस दिन सड़क पर मौजूद हर शख्स ने एक आम लड़की की आंखों में वह जज्बा देखा जो वर्दी वालों को हिला सकता था। प्रिया के जख्मी हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी नजरें उसी दिशा में टिकी थीं जिधर रोहन और समीर स्कूटी ले गए थे। लोग धीरे धीरे बिखरने लगे। कोई बोला, झगड़े में मत पड़ो। कोई वीडियो बनाकर चुपके से चला गया। हर चेहरे पर डर था। रोहन के धक्के से प्रिया के कंधे में दर्द था, मगर यह दर्द उसके गुस्से के सामने कुछ भी नहीं था। वह जानती थी कि यह उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान था, मगर पीछे हटना अब नामुमकिन था। चंद पल बाद रोहन वापस आया, हाथ में बदबूदार बाल्टी ली। गंदी नाली का पानी था जिसकी बदबू से माहौल और घिनौना हो गया। प्रिया कुछ कह पाती उससे पहले रोहन ने पानी उस पर उड़ेल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। धूप में वह और बेहाल दिखने लगी। प्रिया ने दांत पीसकर कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रोहन ने तंजिया ठाका लगाया, हमें कोई नहीं रोक सकता। समीर ने पिकअप वैन के ड्राइवर को इशारा किया कि स्कूटी लेकर पुराने गोदाम पहुंच जाए। गोदाम जो शहर के बाहरी वीरान इलाके में था, जहां से कोई अच्छी खबर नहीं आती थी। प्रिया सड़क पर बैठी रह गई, कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे, जख्मों से खून, चेहरे पर गुस्सा, मगर आंखों में सिर्फ अपने भाई नील पर भरोसा था। लगभग 20 मिनट बाद एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह प्रिया के लिए उम्मीद की किरण थी। एक फौजी बाइक तेजी से चौराहे पर रुकी। हेलमेट उतारते ही नील शर्मा का चेहरा नजर आया, माथे पर पसीना, आंखों में सख्ती और चिंता। नील ने प्रिया के जख्म देखे, हाथ और घुटने छिल गए थे, कंधे पर निशान थे। गंदे पानी की बदबू अभी भी कपड़ों से आ रही थी। प्रिया ने हांफते हुए कहा, भाई, रोहन और समीर स्कूटी ले गए, मुझे मारा भी। ये आम पुलिस नहीं, इनके पीछे कोई बड़ा शख्स है जो इन्हें बचाता है। नील ने उसकी बात सुनी, फिर सीधा खड़ा होकर आसपास देखा। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, मगर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नील ने दांत भींचे। उसके अंदर फौजी और भाई दोनों जाग उठे। आज इन्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो जंग के मैदान में दुश्मन के सामने होती है। प्रिया ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, भाई, बस ख्याल रखना, ये खतरनाक है। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, मैं खतरे से पीछे हटने वाला नहीं। अब ये जंग सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। उसने प्रिया को रिक्शे में बैठाया और ड्राइवर से कहा, इसे सीधा अस्पताल ले जाओ, इलाज करवाओ। पैसे की चिंता मत करना, मैं जल्द वापस आऊंगा। रिक्शा रवाना हुआ और नील ने बाइक स्टार्ट की। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा जहां उसे लगता था कि रोहन और समीर छुपे थे। उसकी आंखों में प्रिया की जख्मी हालत थी, जिसने उसके दिल में आग भड़का दी थी। यह पल सिर्फ एक भाई के गुस्से का नहीं, एक सिपाही के कर्तव्य का भी था, जो अपने देश के हर नागरिक की हिफाजत के लिए तैयार रहता है, चाहे दुश्मन सरहद पर हो या वर्दी में छुपा हो। नील अपनी बाइक पर शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन पहुंचा। धूप की तपिश, इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की रगड़ उसके अंदर के तूफान को बयां कर रही थी। रास्ते भर वह प्रिया के जख्म, गंदे पानी के धब्बे और उसकी बेबसी को याद करता रहा, जो सिर्फ इसीलिए थी कि वर्दी वाले कानून के नाम पर जुल्म कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़ा सिपाही नील की फौजी वर्दी देखकर सीधा खड़ा हो गया। नील बिना रुके अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में फौजी का आत्मविश्वास और भाई का गुस्सा झलक रहा था। हॉल में बैठे कुछ अधिकारी सर उठाकर देखने लगे। एक ने जल्दी से दरवाजा खोला। डीएसपी साहब आ रहे हैं, उसने फुसफुसाया। चंद पल बाद मध्यम कद का एक व्यक्ति आराम से बाहर निकला, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में चालाकी। ये थे डीएसपी अजय वर्मा। उसने हाथ बढ़ाया। कैप्टन साहब, हमारे स्टेशन में स्वागत है, बताइए कैसे आए?
नील ने उसका हाथ नजरअंदाज किया और आंखों में देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर रोहन मेहता और सब इंस्पेक्टर समीर खान कहाँ हैं? अजय एक पल को चौंके। चेहरे पर हल्की घबराहट आई, मगर उसने मुस्कान से छिपा लिया। हो सकता है वे फील्ड में हों। कोई खास बात? नील ने एक कदम आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि आज सुबह उन्होंने मेरी बहन प्रिया शर्मा को झूठे इल्जाम में रोका, उस पर हाथ उठाया, गंदा पानी डाला, स्कूटी जब्त की और रिश्वत मांगी। ये सब सड़क पर हुआ, लोगों के सामने, और किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। कमरे में सन्नाटा छा गया। पीछे बैठे दो कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे। अजय ने धीरे से कहा, कैप्टन, शायद कोई गलतफहमी हुई। हमारी फोर्स ऐसे काम नहीं करती। कभी कभी लोग ही मुश्किल खड़ी करते हैं। नील की आंखों में गुस्सा भड़का। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। फाइलें बिखर गईं। गलतफहमी? मैंने अपनी बहन को जख्मी हालत में देखा है। ये आपके लोग हैं और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वे मेरे सामने ना आए। अजय के चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ गई। कैप्टन, अपने लहजे का ख्याल रखें। ये पुलिस स्टेशन है, आर्मी बेस नहीं। नील ने तेज लहजे में जवाब दिया। और ये कोई गुंडागर्दी का अड्डा भी नहीं होना चाहिए, मगर आपके लोगों ने इसे वही बना दिया है। माहौल में तनाव बढ़ गया। आसपास के अधिकारी पीछे हट गए। नील और अजय आमने सामने थे, जैसे चिंगारी शोले बनने वाली हो। अजय ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है कैप्टन, मान लिया शायद वे ज्यादा भावुक हो गए, मगर उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। आप बताइए क्या चाहते हैं? नील ने साफ कहा, मैं चाहता हूं कि अभी वे मेरे सामने हों, वरना मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा और आपको पसंद नहीं आएगा कि मैं उन्हें कैसे लाता हूं। अजय की मुस्कान गायब हुई। उसने नजरें चुराकर कहा, सुना है वे पुराने गोदाम में हैं जो शहर के पश्चिमी बाईपास के पीछे है, मगर अकेले मत जाइए, वह जगह खतरनाक है। नील ने पल गंवाए बिना कहा, खतरा उनके लिए होगा। वह पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। बाहर खड़े सिपाही उसके कदमों की धमक में एक जंगजू का वजन महसूस कर रहे थे। इस वक्त नील एक भाई और एक योद्धा दोनों था। अजय दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान लौटी, मगर यह दोस्ताना नहीं, किसी चाल की निशानी थी। वह धीरे बोला, चलो खेल शुरू हो गया। अजय से निकलते वक्त नील के दिमाग में कोई असमंजस नहीं था। उसने फोन निकाला और अपनी यूनिट को कॉल किया। दूसरी तरफ एक जवान ने जवाब दिया, जी कैप्टन, हुक्म कीजिए। नील ने साफ कहा, दो सशस्त्र जवान और एक बख्तरबंद गाड़ी तुरंत पश्चिमी बाईपास के आखिर में पहुंचाओ। लोकेशन भेज रहा हूं। ये मिशन व्यक्तिगत है, कोई सवाल नहीं। जी सर, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, जवाब आया। नील ने फोन बंद किया, बाइक स्टार्ट की और गलियों में तेजी से निकल गया। उसका दिल और इंजन की गड़गड़ाहट एक हो गए थे। हर मोड़ पर वह प्रिया के जख्म याद करता रहा। उसकी बहन की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी, और यही हिम्मत अब उसकी ताकत थी। पश्चिमी बाईपास के पास माहौल बदल गया। शहर का शोर गायब था। सुनसान सड़कें और खंडहर नुमा इमारतें थीं। यह वह इलाका था जहां शाम ढलते लोग नहीं आते। दूर से गोदाम की दीवारें दिखीं, जिन पर ग्रेफिटी और टूटी ईंटों के निशान थे। नील ने बाइक एक खंभे के पास रोकी और आसपास का जायजा लिया। गोदाम के सामने 5-6 लोग खड़े थे, हाथों में डंडे और लोहे की सलाखें। उनके चेहरों पर वही गुंडागर्दी थी जो रोहन और समीर में थे। वे सिगरेट के धुएं के हल्के बना रहे थे और हंस रहे थे। चंद पल बाद बख्तरबंद गाड़ी की भारी आवाज सुनाई दी। गाड़ी सड़क पर आई और नील के सामने रुकी। 2 जवान निकले, वर्दी में, चेहरों पर संजीदगी। उन्होंने सलाम किया। नील ने कहा, हम डराने नहीं आए, मगर अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी की मौजूदगी से गुंडों में हलचल मच गई। एक बोला, ये क्या हो रहा है? फौज क्यों आई? दूसरा बोला, शायद किसी को ढूंढ रहे हैं, मगर रोहन भाई को कोई छू नहीं सकता। नील गाड़ी के सामने खड़ा हुआ और बोला, इंस्पेक्टर रोहन मेहता और सब इंस्पेक्टर समीर खान को तुरंत बाहर भेजो, वरना मैं अंदर आकर निकालूंगा। गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर बेचैनी थी। वे जानते थे कि फौजी से उलझना आसान नहीं। तभी गोदाम के अंदर से ठहाका सुनाई दिया। रोहन की गहरी घिनौनी हंसी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे से आवाज आई, वाह कैप्टन साहब, स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। नील की नजरें तेज हो गईं। यह मुलाकात नहीं, जंग का आगाज था। बख्तरबंद गाड़ी का इंजन चल रहा था
और उसकी गड़गड़ाहट आने वाले तूफान की आहट थी। गोदाम के जंग लगे दरवाजे चरचराते हुए खुले। सबसे पहले रोहन मेहता नजर आया, वर्दी में, मगर अंदाज किसी गैंग सरगना जैसा। उसके पीछे समीर खान, हाथ जेब में, होठों पर तंजिया मुस्कान। अंधेरे में कई साए हिल रहे थे जो उनके गुंडे थे। रोहन ने नील को ऊपर से नीचे देखा, जैसे उसकी हिम्मत का मजाक उड़ा रहा हो। लगता है बहन की मोहब्बत तुम्हें यहां ले आई कैप्टन साहब, उसने तहरीक भरे लहजे में कहा। नील ने कदम बढ़ाया। तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसे जख्मी किया, स्कूटी छीनी, अब वर्दी के पीछे नहीं छुप सकते। समीर ने हंसकर कहा, यहां वर्दी नहीं, रोहन का राज चलता है। नील ने पीछे इशारा किया। बख्तरबंद गाड़ी का हॉर्न गूंजा। दो जवान आगे बढ़े, चेहरों पर सख्ती, हाथ हथियारों पर। यह देखकर रोहन के गुंडे घबरा गए, मगर रोहन और समीर की मुस्कान नहीं हटी। दिखा दो इस फौजी को कि यहाँ का कानून कौन बनाता है, रोहन ने इशारा किया। लगभग 15 गुंडे अलग अलग दिशाओं से निकले। किसी के हाथ में डंडे, कोई चेन घुमा रहा था, कुछ के पास चमकते चाकू। उनकी आंखों में खून की प्यास थी। नील ने ड्राइवर को इशारा किया, दरवाजा तोड़ो। बख्तरबंद गाड़ी आगे बढ़ी। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ उसका अगला हिस्सा गोदाम के दरवाजे से टकराया। धमाके की आवाज गलियों में गूंजी। लकड़ी और लोहे के टुकड़े हवा में उड़े। धूल हर तरफ फैल गई और गुंडे पीछे हटने को मजबूर हुए। धूल के बीच नील सीधा खड़ा था, चेहरा धूप में चमक रहा था, आंखों में फौजी दृढ़ता। अब यह खेल तुम्हारे नियमों पर नहीं, मेरे नियमों पर होगा, उसने बुलंद आवाज में कहा। रोहन ने तंज कसा। फिल्मी डायलॉग भी याद किए हैं, मगर यहां अंजाम वही होता है, जो हमारे खिलाफ आए वो जमीन चाटे। नील ने पोजीशन संभाली। जवान दोनों तरफ मोर्चा संभाल चुके थे, हथियार थामे, आंखें हर हरकत पर। गोदाम से और लोग निकलने लगे। ये कोई गैंग नहीं, पूरा नेटवर्क था। माहौल में तनाव इतना था कि छोटी सी हरकत भी धमाके जैसी लग रही थी। हवा में पसीने और धूल की गंध थी। नील ने रोहन की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे पास एक मौका है, वर्दी उतारो, मेरी बहन से माफी मांगो और खुद को कानून के हवाले करो। समीर ने ठहाका लगाया। ये आर्मी वाले समझते हैं धमकी से सब झुक जाएंगे। कैप्टन, यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनता। नील ने गहरी सांस ली, हथियार थामा। तो आज सुनेंगे, रोहन ने इशारा किया और गुंडे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। यह मंजर जंग के मैदान जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दुश्मन कोई विदेशी नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करने वाले वर्दीपोश और उनके साथी थे। नील जानता था कि पीछे हटना कमजोरी नहीं, हार होगी, और हार उसने कभी स्वीकार नहीं की। धूल अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि एक लंबा गुंडा डंडा घुमाकर नील पर वार करने आया। नील ने तेजी से कदम पीछे खींचे। डंडा उसके कंधे को छूता हुआ निकला। उसने डंडे को पकड़कर खींचा और गुंडे को घुमाकर जमीन पर पटक दिया। धमाके के साथ वह धूल में गिरा और कराहने लगा। यह देखकर बाकी गुंडों में हिचकिचाहट आई, मगर रोहन की चीख ने उन्हें फिर जोश दिया। मारो, पीछे मत हटो। दो और गुंडे पीछे से आए। एक ने रॉड से वार किया, दूसरा घूंसा मारने आया। नील ने रॉड को कोहनी से रोका, घूंसे से बचा और दूसरे को कंधे से पकड़कर धकेला। फिर घुटना उसके पेट में मारा। वह लड़खड़ाकर गिरा, कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। समीर आगे बढ़ा, हाथ में लोहे की रॉड, होठों पर अजीब मुस्कान, जैसे उसे यकीन हो कि यह वार निर्णायक होगा। वह पूरी ताकत से वार करने आया, मगर नील ने उसका हाथ पकड़ा, रॉड छीनी और उल्टा वार किया। रॉड समीर के बाजू से टकराई और वह दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। फौजी जवान गाड़ी के पास से दायरा बनाकर नील को कवर दे रहे थे। वे जानते थे यह लड़ाई एक शख्स की नहीं, सिद्धांत और न्याय की थी। रोहन अब बर्दाश्त नहीं कर सका। वह भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा। आज तुझे दिखाता हूं फौजी वर्दी का घमंड कैसे तोड़ा जाता है। उसने तेज मुक्का नील के चेहरे पर मारा। नील ने झुककर वार बचा लिया और पलटकर उसकी पिंडली पर लात मारी। रोहन डगमगाया, मगर संभल गया। यह बस एक वार था, अब देख असल खेल। वह गर्जा और बाएं हाथ से हुक मारने आया। नील ने बाजू से रोका और दाएं हाथ से उसके जबड़े पर घूंसा मारा। रोहन के होंठ से खून निकला। उसका घमंड टूटता दिखा, मगर वह डटा रहा। पीछे से दो गुंडे लपके। एक ने नील की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, दूसरा सामने से लात मारने आया। नील ने एड़ी से पीछे वाले के पांव पर मारा। वह चीखते हुए हटा, फिर सामने वाले को धकेलकर जमीन पर गिरा दिया। शोर बढ़ रहा था।
कुछ गुंडे पीछे हटने लगे, मगर रोहन की चीखें उन्हें धकेल रही थीं। डरो मत, ये अकेला है। नील के चेहरे पर पसीना और धूल थी। सांस तेज थी, मगर आंखों में वह रोशनी थी जो योद्धा में निर्णायक पल पर आती है। उसकी सोच साफ थी, ये वर्दी के पीछे छुपे कायर हैं और आज इनकी सच्चाई सामने आएगी। समीर ने फिर हिम्मत जुटाई और रोहन के साथ दो तरफा हमला किया। रोहन ने सीधा घूंसा मारा, समीर ने कमर पर वार किया। नील ने एक पल में फैसला लिया। उसने रोहन के घूंसे को बाएं हाथ से रोका, समीर की रॉड को दाएं हाथ से पकड़ा और उसे झटके से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर तेजी से मुड़कर रोहन के पेट में एक जोरदार लात मारी। रोहन दर्द से दोहरा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। गुंडों का हौसला टूटने लगा। कुछ भागने लगे, मगर नील के जवानों ने दायरा और मजबूत कर लिया। बख्तरबंद गाड़ी अब गोदाम के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, जैसे कोई दीवार। नील ने रोहन को जमीन से उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, यह आखिरी मौका है, मेरी बहन से माफी मांगो और कानून के हवाले हो जाओ। रोहन ने हांफते हुए खून भरे होंठों से हंसने की कोशिश की। तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नील ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, आज तेरा यह भ्रम टूटेगा। उसने जवानों को इशारा किया। वे तुरंत आगे बढ़े और रोहन व समीर को हथकड़ी लगाई। बाकी गुंडे अब पूरी तरह बिखर चुके थे। कुछ भाग गए, कुछ ने हथियार डाल दिए। नील ने गोदाम का जायजा लिया। वहां चोरी का सामान, अवैध हथियार और रिश्वत के पैसे रखे थे। यह साफ था कि यह सिर्फ दो पुलिस वालों की करतूत नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क था। नील ने अपनी यूनिट को कॉल किया और सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। कुछ घंटों बाद पुलिस स्टेशन पर रोहन और समीर हथकड़ियों में थे। डीएसपी अजय वर्मा की बनावटी मुस्कान गायब थी। जांच शुरू हो चुकी थी और यह साफ था कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने वाला था। नील अस्पताल पहुंचा, जहां प्रिया का इलाज हो रहा था। उसकी आंखों में अब राहत थी। उसने नील का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, तुमने सचमुच कर दिखाया। नील ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, तुम्हारी हिम्मत की जीत है। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर एक कहानी गूंजी, एक ऐसी लड़की और उसके भाई की, जिन्होंने वर्दी के पीछे छुपे जुल्म को ललकारा और इंसाफ को जीत दिलाई।